ठीक है क्लास, हम आज का फिर लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उनके अंदर हमारा डिलीट का ऑपरेशन था, साथ अपडेट और सर्च को भी हमने देखा था। तो आज हमारे से तीन मेथड इसके रह गए हैं। एक हमारे पास रिमूव, दूसरा इंसर्ट और उसके अलावा एक हमारा रीसाइज का मेथड है, उनको हमने जो देखना है। तो सबसे पहले जो लास्ट हमारा था उसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। पहले तो 124, अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके डिलीट का मेथड इम्प्लीमेंट करें। 124। अच्छा तुम भाई प्लीज जी, आप डिलीट का लेक्चर नहीं मेथड जो देखा। है स्क्रीन शेयर करके इम्प्लीमेंट कर दें। बस मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर? आ रही है। आ रही है। शायद फिर उनको सही नहीं जा रही है, उनका नेट स्लो है। तो 131 आप स्क्रीन शेयर कर कर इम्प्लीमेंट करें डिलीट का मेथड। सिर्फ फंक्शन शो कराऊं, वाइड शो, वाइड डिलीट वाला या पूरा? सिर्फ डिलीट का जो ऑपरेशन है वो एक बार खुद से दोबारा इम्प्लीमेंट करें। ओके। ठीक है, इसे एक बार एक्सप्लेन करें कि आपने ये किया क्या है। इसमें एक फॉर लूप चलाया है 1 से लेकर साइज तक, और साइज से एक लेस, मतलब कि 1 से अगर 5 साइज दिया ना तो 1 से 4 तक चलेगा। और अगर साइज से लिस्ट लेस तक आई चलाया तो माइनस वहाँ वन। पे आई लेस दैन इक्वल टू साइज क्यों रखा है? लेस देन इक्वल टू साइज क्योंकि जब हम साइज एंटर करते हैं वो जीरो से, जो हमारा एरे है वो जीरो से, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू साइज करेंगे। अगर लेस देन करना है तो फिर अगर इक्वल नहीं करते तो साइज -1 करेंगे। वहाँ पर उसके इक्वल का अलावा साइन आई नहीं आएगा। माइनस नहीं आएगा। नहीं आएगा ओके। क्योंकि हमने इंडेक्स जो ओ हमारे अच्छा। होंगे वो 4 तक जाएंगे। वो 5 पे, अगर साइज़ 5 है तो 5 तक चलेगी नहीं है हमारी। इंडेक्स सिर्फ 0 से 4 तक जाएंगे। जी। और I-1 जो है, इसमें हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट जी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें इंडेक्स में फर्स्ट वाला जो जीरो इंडेक्स है उसमें जो 1 इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो जीरो वाले इंडेक्स में कॉपी होती जाएगी, और काउंट माइनस माइनस का मतलब है कि जो जितना हमारा पहला साइज था उससे एक माइनस हो जाएगा। जितने एलिमेंट्स का हमने चेक रखा हुआ था उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो
डिलीट का मेथड और ऐड का जो मेथड है इनको हमने देखा था पहले। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन जो ऑफ कर दें। डिलीट और ऐड का मेथड हमने खुद भी देखा भी है और आप लोगों से भी मैंने इम्प्लीमेंट कराया है, इसकी रिवीजन भी हमने की है। तो अब आगे हमारे पास इंसर्ट का मेथड है और रिमूव का। स्क्रीन में अपनी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो स्क्रीन अगर नज़र आए तो वो आप बता देना। स्क्रीन हो रही है शेयर क्लास? जी हो रही है शो, ठीक। हो रही है। तो जो कोड हमने किया था अभी उसी कोड को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जितना हमने कर लिया था। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने सेट साइज़ को देखा था, उसके बाद ऐड, डिलीट, अपडेट, सर्च और ट्रैवर्सल, ये हमारे मेथड्स हो गए हैं। इनके अंदर किसी का कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। नहीं, सारे क्लियर है। ठीक। अब हमारा सबसे पहले जो आज मेथड देखेंगे उसके अंदर इंसर्ट का ऑपरेशन है। इंसर्ट में हमने जो थियोरेटिकल पहले उसमें थोड़ा सा देखा था, उसमें ये था कि हम जिस तरह से ऐड के अंदर हम सिर्फ कॉर्नर केस के ऊपर सिर्फ ज़ीरो की जो पहला इंडेक्स है उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर जो ऐड करता है यूज़र, सिर्फ वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट के अंदर क्या होता है कि वो रैंडमली कोई भी इंडेक्स बता सकता है, उसके ऊपर हमने वो एलिमेंट ऐड करना होता है, वो डाटा ऐड करना है। और डाटा को हमने ओवर राइट नहीं करना होता, हमने डाटा को जब स्टोर करना है तो जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है उसको महफूज भी रखना होता है। मतलब हमारी जो शिफ्टिंग ऑपरेशन हैं वो यहाँ पे भी शामिल होंगे। तो ऐड के अंदर हमने देखा था कि जब हम ऐड कर रहे थे तो उसके अंदर हमारी जो शिफ्टिंग हो रही थी वो राइट शिफ्ट था। उसके अंदर हम सारे डाटा को जो है राइट शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि हम ऐड ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू करते थे तो ज़ीरो से लेकर एरे के एंड तक हम सारे इंडेक्स का डाटा आगे शिफ्ट करते थे। इस तरह से जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के अंदर भी हमें राइट शिफ्ट करना पड़ेगा डाटा को। अब जो यूज़र जो भी इंडेक्स हमें बताएगा उस इंडेक्स पे हमने जाना है और वहाँ से आगे तक का सारा डाटा राइट शिफ्ट करना है, उस इंडेक्स के ऊपर जो है वैल्यू फिर प्लेस करनी है। ये चीज़ हमने थ्योरेटिकल जो है देखी थी पहले दिन जब हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर अगर हम डिक्लेयर करें क्लास के अंदर अपना इंसर्ट का मेथड, तो इंसर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं। एक तो यूज़र ने हमें बताना है कि कौन सा डाटा उसने प्लेस करना है, तो उसके लिए हम एक आर्गूमेंट पास करेंगे, और दूसरा साथ हमारे पास वो इंडेक्स बताएगा जिस इंडेक्स के ऊपर हमने वैल्यू को जाके प्लेस करना है। तो वो भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो उसके लिए भी हमें एक इंट का यहाँ पर आर्गूमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट के अंदर दो आर्गूमेंट है। ऐड के अंदर सिर्फ एक था जिसमें वो डाटा बताता कि कौन सा डाटा जो है प्लेस करना है, क्योंकि इंडेक्स हमें पता था कि वो हर बार ज़ीरो ही होता है। इस तरह इंसर्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स के लिए भी एक आर्गूमेंट होगा और दूसरा साथ ही साथ हमारे पास होगा आर्गूमेंट एक डाटा के लिए। तो अब अगर हम इसके नीचे आके कोडिंग करें अपने कोड के अंदर, तो यहाँ पर वाइट इंसर्ट इन वैल्यू एक आर्गूमेंट हमारा, और दूसरा आर्गूमेंट हम यहाँ पर इंडेक्स के नाम से रख देते हैं जो भी हमने इंडेक्स में पास करना है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने देखा कि जिस तरह से ऐड के अंदर हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे थे, सारा हमारा जो कोड चल रहा था वैसे ही हमारा इसके अंदर भी चलेगा। तो अगर हम अपना यहाँ पर ऐड का मेथड देखते हैं, तो ऐड में जो कुछ हमने किया था, सिंपल पहले एक चेक लगाया था कि अगर हमारी एरे का साइज़ जो है वो काउंट के इक्वल नहीं है तो ही हमारा ऐड का फंक्शन चले, क्योंकि अगर वो इक्वल हो जाता है तो मतलब हमारी जो एरे है वो फुल हो चुकी है, तो हमारा कोड नहीं चले और एल्स में आके वो एक एरे डिस्प्ले करवा दे। अंदर हमने क्या किया था, एक फॉर का लूप चलाया था। उसके अंदर स्टार्टिंग हमने साइज़ -2 से की थी। उसके बाद हमने बताया था कि अगर हमारी एरे जो है उसका साइज़ यूज़र ने 10 एंटर किया है तो उसके इंडेक्स 0 से 9 तक होंगे, और 9 तक हैं, और कंडीशन हमने क्या लगाई है, काउंटर साइज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो इस सूरत में हमारा अगर एरे को खाली होना ज़रूरी है, और वो कम से कम खाली तब हो सकती है, कम से कम जो केस उसमें ये हो सकता है कि उसका लास्ट इंडेक्स सिर्फ सबसे लास्ट वाला वो खाली हो। तो इसलिए हमने वहाँ से साइज़ -2 लगाया था कि अगर आखिरी इंडेक्स खाली है तो उससे पीछे का डाटा हम आगे शिफ्ट कर सकें। जो एरे को जब हमने लूप जब चलाया था एरे का, तो क्योंकि हमने जो डाटा को शिफ्ट करना था वो स्टार्टिंग से करना था, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे डाटा को राइट शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए हमारा जो लूप था आई लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, कि जब तक 0 तक नहीं आ जाता तब तक हमारे लूप को चलाते रहो। मतलब एरे के 0 इंडेक्स से लेके साइज़ -2 तक जितना भी हमारे जितने भी एंड तक आगे सारा डाटा भी आगे शिफ्ट होता था। और करते क्या थे हम अंदर लिस्ट में i+1, यानी अगर हमारा पहला स्टार्टिंग साइज़ 9 है तो हमने 8 यहाँ पर, अगर स्टार्टिंग साइज़ हमारा यहाँ पर साइज़ -2 8 आ रहा है तो 8+1 इंडेक्स 9 के अंदर
इंडेक्स 8 का डाटा जो है प्लेस कर दो। हम इस तरह करते थे कि पिछले इंडेक्स का डाटा उठा के नेक्स्ट में फेंक देते थे। अब इंसर्ट के अंदर भी हम सेम काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो भी इंडेक्स पे हमें डाटा बताया जाएगा हमने सारा को पहले राइट शिफ्ट करना है। तो अगर हम यहाँ नीचे आते हैं अपने इंसर्ट के अंदर, उसी तरह से एक हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल टू साइज़। अगर काउंट हमारा साइज़ के इक्वल नहीं है तो ही हमारा ये कोड चलाना, और अगर वो उसके इक्वल आ जाता है तो सिंपल नीचे एक सी आउट उसी तरह से करवा दो कि लिस्ट इज़ फुल। ये हमारा सिंपल एरर डिस्प्ले करवा देगा। अब जो बाकी हमने कोडिंग यहाँ पे करनी है उसके अंदर जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो उसी तरह से हम एक फॉर का लूप चलाएंगे, क्योंकि हमने जो एरे का काफ़ी सारा एक हिस्सा जो इतनी तकरीबन हो सकता है कि यूज़र जीरो इंडेक्स बताए, हो सकता है वो लास्ट इंडेक्स बताए, जो भी वो बताए, हमने उस सारे के सारे को जो है देखना होता है। तो हम यहाँ पर एक लूप उसी तरह से चलाएंगे जिस तरह हम हर बार एरे के लिए चलाते हैं। करेंगे क्या, इंट आई इज़ इक्वल टू साइज़ -2। यहाँ पे भी हम साइज़ -2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एरे में तभी वैल्यू रख सकते हैं जब एरे हमारी खाली हो। खाली केसेस के अंदर जो सबसे लीस्ट ये हो सकता है कि उसका लास्ट इंडेक्स सिर्फ खाली हो। लास्ट इंडेक्स अगर खाली है तो साइज़ अगर 10 है तो इंडेक्स 0 से 9, अगर लास्ट इंडेक्स खाली होगा तो हमारे 8 इंडेक्स तक वैल्यू पड़ी हुई होगी। तो इसलिए हम इसको आई की स्टार्टिंग वैल्यू साइज़ -2 कर रहे हैं कि वो 8 इंडेक्स से स्टार्ट हो। आगे हमने ये चेक करना है कि हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा। ऐड में हमने देखा था क्योंकि हम बिल्कुल पूरी एरे के जो है डाटा को शिफ्ट कर रहे थे, डाटा हमने जीरो इंडेक्स पे ऐड करना था, तो हम अपना जो लूप चला रहे थे ऐड के केस में वो हम यहाँ पर आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तक चला रहे थे कि वो 0 तक आए, वहाँ तक वो सारे के सारे को जो है लूप को चलाए और जीरो इंडेक्स तक सारे डाटा को आगे शिफ्ट करे। लेकिन अब हमने 0 तक उसको शिफ्ट नहीं करना। अब हमारे पास क्या है कि यूज़र ने एक पोजीशन हमें बताई हुई है, एक इंडेक्स हमें बताया हुआ कि इस इंडेक्स तक आओ, तो हम अपना लूप उसी इंडेक्स तक चलाएंगे। हम क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स। अब जो यूज़र ने ऊपर से इंडेक्स पास किया था, इस इंडेक्स पे वैल्यू को प्लेस करो। हम सिर्फ उस इंडेक्स तक का डाटा जो है उसको शिफ्ट करेंगे, हम उससे पीछे के डाटा को नहीं छेड़ेंगे। यहाँ तक आएंगे, उस इंडेक्स तक की वैल्यू को लूप हमारा चलेगा और आगे शिफ्ट करेगा, और हर बार वो आई की वैल्यू एक बार माइनस कर देगा। इस चीज़ को अगर हम एक बार यहाँ पर पेंट में भी देख लें कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो शायद उससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। और हमारे पास है यहाँ पर एक सिंपल सी हमारे पास एक एरे है, इसके कुछ इंडेक्सेस हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पर आकर हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पर हमारे पास इसका 0 इंडेक्स है, यहाँ पे इसका आगे 1, और इसी तरह से हमारे आगे इंडेक्सेस चलते जा रहे हैं। 2 3 हमारे पास सारे इंडेक्सेस यहाँ पे ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। अब इन सब में अंदर यहाँ पर भी कोई डाटा पड़ा हुआ है, इसमें भी कोई डाटा है, यहाँ पर भी डाटा है, और फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ पर सब इन इंडेक्स में डाटा है और लास्ट 2 इंडेक्स हमारे पास खाली हैं। अब यूज़र ने हमें बताया कि इंडेक्स यहाँ पर ये जो हमारा इंडेक्स है इंडेक्स 3, इसके ऊपर जाओ और इसके ऊपर कोई नया डाटा प्लेस करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ तक के सारा डाटा जो इसमें पहले पड़ा हुआ था उसको हमें आगे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसको भी महफूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि डाटा को आगे शिफ्ट करते जाएंगे, इस इंडेक्स का डाटा उठा के इसमें, इस इंडेक्स का उठा के इससे अगले में, इस तरह से हम सारी शिफ्टिंग करते जाएंगे और डाटा को आगे शिफ्ट करते जाएंगे। अब होगा क्या कि हमारे पास लास्ट और 2 इंडेक्स से खाली थे, या सिर्फ लास्ट भी अगर खाली था तो डाटा आगे शिफ्ट होता गया। जो इंडेक्सेस पे डाटा पड़ा हुआ था वो नेक्स्ट में महफूज हो गया, इससे पिछले का डाटा इसमें आ गया, और यहाँ तक करते करते जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यू प्लेस करनी थी उस वहाँ तक का डाटा सारा आगे शिफ्ट हो गया। अब इस इंडेक्स में जहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस करनी है और उससे नेक्स्ट वाले में सेम डाटा पड़ा हुआ है, तो जब डाटा सेम है तो हम ओरिजिनल जो इंडेक्स जिसमें हमने डाटा रखना था उसके डाटा को वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लास्ट पे जाकर नई जो है वैल्यू रख देंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह हम ऐड के केस में करते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ इस इंडेक्स तक का डाटा शिफ्ट कर रहे हैं, और ऐड के केस में हम ये सारा डाटा, इससे पीछे का डाटा भी शिफ्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उस इंडेक्स तक जो यूज़र बताएगा वहाँ के डाटा को आगे शिफ्ट करेंगे, उससे पीछे के डाटा को हम नहीं छेड़ेंगे, वो जैसा था वैसा ही उसको रखेंगे।
अब यहाँ पर आकर हमने जो लूप अपना चलाया वो क्या किया कि साइज़ -2 की स्टार्टिंग की उससे, और जब तक वो उस इंडेक्स तक नहीं आता, उसके इक्वल नहीं आ जाता या उससे ग्रेटर रहता है, तो तब तक हमारा जो है ये लूप चलता रहेगा। अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही काम जो हमने ऐड के अंदर किया था। हम देख रहे थे कि हम हर बार यहाँ पर आते थे और जो भी उसकी वैल्यू होती थी, यहाँ पर अगर हम ऐड के केस में देखें ऊपर लिस्ट i+1 जो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ लूप से हमें मिल रही थी, उससे नेक्स्ट इंडेक्स में उस इंडेक्स का डाटा हम उठाकर फेंकते थे। यानी लिस्ट i+1, अगर इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर पहला जो है 8 है, तो हम क्या करेंगे 8+1 9 में जाओ और क्या करो, जो हमारा इंडेक्स 8 है उसका डाटा वहाँ पर प्लेस कर दो। सिंपल जिस तरह हमने ऐड में किया था, सेम वही काम यहाँ पे भी किया है। सिर्फ अगर इसमें अंदर कोई चेंजिंग आई है तो ये कंडीशन की चेंजिंग है कि हम लूप अपना कहाँ तक चला रहे हैं। ऐड के केस में हम 0 इंडेक्स तक चला रहे थे और यहाँ पर सिर्फ उस इंडेक्स तक चला रहे हैं जो यूज़र ने हमें बताया है। यहाँ पर ऊपर ऐड में जैसे हमने किया था कि लूप जब हमारा ख़त्म होता था, जितनी शिफ्टिंग हो जाती थी, तो लास्ट पे हम क्या करते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमने डाटा 0 इंडेक्स पे ही प्लेस करना है, तो हम आकर एरे इंडेक्स 0 के ऊपर वो डाटा प्लेस कर देते थे। इस तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे इंसर्ट के केस में भी, कि जब हमारा लूप ख़त्म होगा नीचे हम आएंगे लिस्ट इंडेक्स। अब इंडेक्स यूज़र ने हमें पहले ही बताया, हम 0 पे प्लेस नहीं कर रहे, हमें यूज़र ने बता दिया था कि किस इंडेक्स के ऊपर मैंने डाटा प्लेस करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे इंडेक्स, उसके ऊपर आए और इक्वल टू जो भी वैल्यू यूज़र ने पास की हुई है उसके इक्वल हमने कर दिया फॉर लूप ख़त्म होने के फ़ौरन बाद, कि हमारा इस इंडेक्स पे अब जाके डाटा जो है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ तक का सारा डाटा आगे शिफ्ट हो गया है और वहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है, उसको हम ओवर राइट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल वहाँ की उस इंडेक्स की वैल्यू को ओवर राइट करके नया डाटा वहाँ पर रख दिया है। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पर भी एक बार काउंट ++ कर देंगे कि हमें पता चल जाए कि एरे के अंदर जितने हमने पहले एलिमेंट्स रखे हुए थे उनमें एक इजाफा हो गया। तो इसके अंदर किसी को कन्फ्यूजन या हो कोई क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्ट के मेथड में? नहीं। ठीक। यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा ऐड का मेथड और इंसर्ट का मेथड तकरीबन सेम है। उनके अंदर अगर सिर्फ चेंजिंग आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन की चेंजिंग आ रही है। अगर आपको ऐड का मेथड समझ आ गया था तो इस इंसर्ट के मेथड के अंदर ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन को हमने चेंज की है। तो हमारा ऐड का मेथड और इंसर्ट का मेथड दोनों ही सिर्फ एक कंडीशन का डिफरेंस है, और अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो हमारा ये दोनों ही मेथड आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह से जब हमने रिमूव का अपना डिलीट का मेथड देखा था, यहाँ पर डिलीट में हम क्या कर रहे थे कि हम जो पहला इंडेक्स होता था उसकी वैल्यू हमने रिमूव करनी थी। हमें पता है कि डिलीट का मेथड सिर्फ और सिर्फ 0 इंडेक्स, जो हमारा पहला इंडेक्स होता है ये स्टार्टिंग इंडेक्स, इसकी वैल्यू को ख़त्म करता है। तो हम करते क्या थे, हम सिंपली जो हमारा सारा डाटा होता था उस सारे डाटा को हम लेफ़्ट शिफ्ट कर देते थे। जब हम डाटा को अपने को लेफ़्ट शिफ्ट करते थे तो होता क्या था कि उस इंडेक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपनी नेक्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू से जो है ओवरराइट हो जाती थी। जब 0 को पे हमने यहाँ पर 0 का डाटा रिमूव करना है, डिलीट हर बार 0 का रिमूव करता है डाटा, तो हम क्या करते थे कि 1 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देते थे। जब 1 की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करते थे तो क्या होता था कि 0 की वैल्यू तो ख़त्म होगी, उसमें कौन सी वैल्यू आ गई जो 1 में पड़ी हुई थी, तो 1 में हम क्या वैल्यू रख देते थे जो 2 में पड़ी हुई थी। इस तरह से 1 की वैल्यू ओवरराइट होगी और वहाँ पर कौन सी आ गई 2 में। ऐसे ही करते करते हम सारी एरे का डाटा को शिफ्ट करते जाते थे और एंड तक का सारा डाटा को हम एक इंडेक्स पे से शिफ्ट कर देते थे। इससे होता क्या था कि ऑटोमेटिकली जिस इंडेक्स का हमने डाटा हटाना है वो भी हट जाता था और हमारी शिफ्टिंग होकर तरतीब भी डाटा की सेम रहती थी। एरे में जो भी डाटा हमने प्लेस किया हुआ था वो ऐसे ही सेम तरतीब से रहता था और जहाँ से हमने डाटा रिमूव करना है वो हो भी जाता था। इसको हम करते किस तरह से कोड में, सिंपल हम स्टार्टिंग करते थे एक लूप की i=1। अब 1 हमने क्यों किया था कि यहाँ पर अगर हमने 0 का डाटा हटाना है तो हम उससे नेक्स्ट वाले यहाँ पर जिस एलिमेंट का हमने डाटा हटाना होता था वहाँ से नेक्स्ट इंडेक्स हम बताते थे स्टार्टिंग लूप की 0 का, क्योंकि हमें पता है कि डिलीट हर बार 0 इंडेक्स का डाटा हटाता है। तो लूप हमने अपना 1 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट कर कर हमने यहाँ कोड के अंदर उसको चलाया कहाँ तक, लेस देन साइज़ का मतलब क्या कि एरे के आखिरी इंडेक्स तक उस लूप को चलाओ, आखिरी इंडेक्स तक उसको तक जाओ, मतलब पूरी एरे 1 से लेकर पूरी एरे तक वो जा रहा था। और करता क्या था वो i-1
स्टार्टिंग इंडेक्स हमने उसको 1 दिया था और यहाँ पर i-1, i-1 हमारे पास 0 हो जाता था। 0 को क्या करो, 0 इंडेक्स पे वो डाटा रख दो जो एरे इंडेक्स i पे रखा हुआ है। अब i में वैल्यू 1 है और i-1 में 0 आ गई है, तो होगा क्या, वैसे ही सिंपल स्टार्टिंग वैल्यू 1 और नीचे हमने लिखा i-1 के अंदर वो डाटा रख दो जो 1 में पड़ा होगा, तो 1 का डाटा 0 में आ गया। अगली बार जब i की वैल्यू 2 होगी तो वो यहाँ 2 में आया हुआ होगा। अब वो करेगा क्या, 2 - 1 1 में आया, उसमें कौन सा डाटा रख दो जो एरे इंडेक्स i में पड़ा होगा, i में वैल्यू 2 थी तो वो 2 का डाटा उठा के 1 में रख देगा। इस तरह करते करते वो सारी एरे का डाटा को पीछे शिफ्ट करता जाएगा और जिस इंडेक्स का हमें डाटा हटाना था वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। और तरतीब भी जिस तरह हमें शिफ्ट से करते थे तो तरतीब हमारी सेम रहती थी। अब रिमूव के अंदर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि हम 0 इंडेक्स पे डाटा रखना है, तो हम 0 तक सारे डाटा को लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने 0 पे डाटा नहीं रखना, हमारे जो हमने डाटा को प्लेस करना है वो हमने 0 पे करना ही नहीं है। हमने जो अब यूज़र से हम पूछेंगे तुम बताओ कि कौन से डाटा को तुमने रिमूव करना है और किसको जो है शिफ्टिंग हम कहाँ से करें। तो यूज़र हमें कहता है कि यहाँ पर आओ और ये एरे इंडेक्स 2 है और ये हमारा एरे इंडेक्स 3 है। अब क्या करो कि एरे इंडेक्स 3 के ऊपर जाओ, इस इंडेक्स पे जाओ और यहाँ का डाटा जो है रिमूव कर दो। डिलीट में हम सिर्फ 0 का कर रहे थे, लेकिन रिमूव में हमने यूज़र से पूछ लिया कि किस इंडेक्स का डाटा को रिमूव करना है, तो उसने बताया कि 3 इंडेक्स पे जाओ, उसको जो है डाटा को रिमूव करो। तो हम करेंगे क्या, जैसे हम डिलीट के केस में कर रहे थे कि हम लेफ़्ट शिफ्ट करते थे डाटा को, इसी तरह से हम यहाँ पे भी लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। अगर हमें 3 की वैल्यू को ख़त्म करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि बाकी आगे की वैल्यूज़ को पीछे शिफ्ट करना है लेफ़्ट की साइड पे। तो हम क्या करेंगे, 4 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर 3 में पका रख देंगे, तो 3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी और 4 वाली वहाँ पे आ गई। उससे नेक्स्ट इंडेक्स की उठा के 4 में रख देंगे और ऐसे ही सारी शिफ्टिंग जैसे हम पहले कर रहे थे उस तरह से सारी शिफ्टिंग को हम करते जाएंगे। 3 की वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी और आगे की सारी वैल्यूज़ जो है पीछे शिफ्ट हो जाएंगी। अब फ़र्क क्या आया, पहले 0 से हम कर रहे थे सारी चीज़ें, सारा का सारा काम हम 0 से कर रहे थे, लेकिन अब हम 0 के बजाय उस इंडेक्स से करेंगे जहाँ पे यूज़र ने हमें बता दिया कि इस इंडेक्स से रिमूव करो, उससे पीछे के डाटा को हम नहीं छेड़ेंगे। जब हमने 0 का डाटा रिमूव करना था तो हम अपना लूप स्टार्ट कर रहे थे 1 से, उससे एक इंडेक्स नेक्स्ट से। तो अब अगर हमने इस इंडेक्स का डाटा रिमूव करना है तो लूप हम अपना इंडेक्स प्लस 1 से करेंगे, जो भी यूज़र ने इंडेक्स को बताया होगा उससे एक इंडेक्स आगे से, और चलाएँगे कहाँ तक, जैसे पहले चल रहा था साइज़ तक। अगर हम इसको कोड में देखें, ये हमारा जो डिलीट का ऑपरेशन था जो हमने लगाया हुआ था, लूप हमारा स्टार्ट हुआ i = 1 से, क्योंकि हमने डाटा 0 का रिमूव करना था। तो सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी इस कंडीशन के अंदर, लूप की स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर, जो हम रिमूव में चेंज करेंगे। बाकी सारा हमारा यहाँ पर भी सब कुछ सेम रहेगा। अगर हम इसको यहाँ से, मैं इसी डिलीट वाले मेथड को अगर यहाँ से पहले हम इसको ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंसर्ट हमने यहाँ पे बनाया था वाइड रिमूव का मेथड हम बनाते हैं, तो इसमें भी हमें एक इंडेक्स जो है यूज़र बताएगा। इसमें यूज़र ने हमें वैल्यू नहीं बतानी है, यूज़र हमें इंडेक्स बताना है कि इस इंडेक्स पे जाओ डाटा रिमूव कर दो, तो सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होगा जिसको हम इंडेक्स के लिए यूज़ करेंगे। तो नीचे अगर हम यहाँ पर आकर इस मेथड की कोडिंग अगर करें यहाँ पर, तो वाइड लिस्ट रिमूव, और एक हमें जो है इंडेक्स यूज़र बताएगा तो उसका नाम हम यहाँ पर इंडेक्स ही रख देते हैं। तो यहाँ पर डिलीट की जो हमने कोडिंग की थी इसके अंदर कि इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि अगर हमारी काउंट की वैल्यू 0 नहीं है तो ही ये काम करो। अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो मतलब हमारी लिस्ट पहले ही खाली है। अगर लिस्ट खाली है तो हम उसके अंदर से डाटा रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने एक कंडीशन लगाई थी कि काउंट अगर 0 नहीं है तो ही इस कोडिंग को चलाओ, वरना एरर प्रिंट करा दो कि हमारा जो लिस्ट है वो खाली है। तो अगर हम इसी डिलीट के मेथड को यहाँ से कॉपी करें पूरी की पूरी कोडिंग को और इसको उठाकर यहाँ रिमूव के अंदर पेस्ट कर दें, सेम की सेम चीज़ कि काउंट 0 नहीं है तो हमारी कोडिंग चलाओ, और अगर है तो लिस्ट को एम्प्टी शो करा दो। लूप उस तरह से हमारा i = पहले 1 से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हमने 0 का डाटा जो है रिमूव करना था डाटा को। तो अब हम एक इंडेक्स का डाटा रिमूव कर रहे हैं जो यूज़र यहाँ से पास करेगा। जब 0 का हम रिमूव कर रहे थे हमने लूप अपना 1 से स्टार्ट किया था, उससे एक इंडेक्स नेक्स्ट से। तो अगर हमने यूज़र के बताए हुए इंडेक्स से करना है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंडेक्स +1।
कि पहले 0 की जब हमने डाटा रिमूव करना था तो हमने 1 से स्टार्ट किया था, उससे अगले से। तो अब अगर हमने यूज़र के बताए हुए इंडेक्स से स्टार्ट करना है तो हम इंडेक्स प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप। होगा क्या, अगर यूज़र हमें यहाँ पे इंडेक्स 3 बताता है तो हमारा लूप स्टार्ट होगा 4 से। अगर यूज़र अपना जो इंडेक्स बताता है वो 4 बताता है तो हमारी लूप की स्टार्टिंग होगी 4 + 1 5 से। 5 से लूप हमारा स्टार्ट हुआ और हमने साइज़ कंडीशन क्या लगाई हुई है कि अपने लेस दैन साइज़ तक चलाओ। अगर एरे का साइज़ हमारे पास 8 था तो वो 7 तक इंडेक्सेस हैं तो वो 7 तक चलेगा। अगर 10 था तो वो 9 तक चलेगा। वो वहाँ तक जो है हमारा लूप पूरी एरे के एंड तक चलेगा। होगा क्या, इंडेक्स प्लस 1 पे वैल्यू स्टार्टिंग उसे मिली। अगर यूज़र ने 4 बताया था तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या मिली है, आई की 5। अंदर आओ लूप के 5 - 1। 5 - 1 के ऊपर क्या होगा, 4 ही होगा। जो यूज़र ने इंडेक्स बताया वापस वही आ जाएगा 4। 4 पे क्या करो, उठाकर 5 की वैल्यू जो थी वो 4 में रख दो। इंडेक्स प्लस 1 5 उसमें आ गया, 5 - 1 4 है। अब आई के अंदर 5 है और यहाँ पर 4 आ गया तो इंडेक्स 4 में कौन सा डाटा रख दो, 5 का। ये नहीं, अगर यूज़र ने अगर हमें 4 बताया हुआ है कि 4 में हमने रिमूव करना है तो 5 का डाटा उठा के हमने 4 में रख दिया। उस तरह से बाकी सारे इंडेक्सेस की वैल्यू भी आगे जब बढ़ती जाएगी आई की वैल्यू, तो आगे डाटा का भी जो जितने भी इंडेक्सेस होंगे उन सब की वैल्यू को वो लेफ्ट शिफ्ट करता जाएगा। इसी तरह जब तक हमारा लूप कब तक चलेगा, एरे के एंड तक। तो वो एरे के एंड तक जितने भी इंडेक्सेस हैं सब के डाटा को लेफ्ट शिफ्ट करता जाएगा। कहाँ से लेकर, जो यूज़र ने इंडेक्स बताया उस इंडेक्स से लेकर, उससे पीछे के डाटा को वो नहीं छेड़ेगा। तो बिल्कुल जैसे हमारा डिलीट का मेथड था कि वो शिफ्टिंग कर रहा था और वैल्यू को अपने ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता था 0 इंडेक्स से, इस तरह हमारा रिमूव का मेथड शिफ्टिंग करेगा, वहाँ तक शिफ्टिंग करेगा जो यूज़र ने इंडेक्स बताया है, उससे पीछे के डाटा को नहीं छेड़ेगा। तो चेंज क्या आया, सिर्फ एक कंडीशन के अंदर चेंज आया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, इंडेक्स प्लस 1 हमने कर दिया। बाकी सारा का सारा डिलीट वाला इसमें रहेगा। और लास्ट पे हम काउंट की वैल्यू जो माइनस कर देते होते हैं कि हमें जो चेक लगाया होगा कि हम पता करते हैं कितनी वैल्यूज़ हमने स्टोर की हुई हैं, एलिमेंट स्टोर किए हैं अपनी एरे के अंदर, उसमें से हमने एक माइनस कर दिया कि रिमूव का मेथड चला है और एक उसने वैल्यू वहाँ से हटा दी है। रिमूव और इंसर्ट के मेथड के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, क्लियर है। क्लियर है, ठीक। डिलीट और ऐड का मेथड इसीलिए मैंने जो है दो पर खुद भी करवाया और आप लोगों से भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने करवाई थी, ताकि अगर वो आपको समझ सही से आ जाते हैं तो इंसर्ट और रिमूव जो है उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट जो हमारा यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर एक टॉपिक रह गया है, वो एक मेथड रहता है हमारा, वो है रीसाइज़ का। तो उसको हम करके इसको यहाँ पे लिस्ट के टॉपिक को ख़त्म करते हैं आज। रीसाइज़ का मेथड हमें यूज़ कब करना पड़ता है कि अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू जो यूज़र ने साइज़ एंटर किया था वो उसने 5 एंटर किया है, 5 तक या 7 जितने भी उसने एंटर किए उसने सब में डाटा को प्लेस कर दिया। हमारा पहले से जो डाटा है वो सब का सब यहाँ पर महफूज हो गया, हमारी एरे फुल होगी। अब यूज़र चाह रहा है कि उसने और डाटा को स्टोर कराना है, वो मज़ीद डाटा इसमें स्टोर कराना चाहता है। लेकिन अगर उसने जो मज़ीद डाटा को स्टोर करवाना है तो उसके लिए तो हमने सारी जगह कंडीशन लगाई हैं। ऐड का ऑपरेशन भी तब चलेगा जब हमारे पास साइज़ जो है जो काउंट और साइज़ आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब हमारी एरे फुल नहीं होगी, तो ही हमारा ये ऐड का मेथड भी चलेगा। इंसर्ट भी तभी चलेगा जब वो एरे उसके अंदर कोई ना कोई जगह खाली होगी। लेकिन अगर एरे फुल है फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी अगर एरे ही फुल है तो ऐड का ऑपरेशन नहीं चलेगा, वो सिंपल एरे डिस्प्ले करा देगा कि एरे जो लिस्ट है वो आपकी फुल है, ना ही इंसर्ट का मैसेज चलेगा। इस केस में अब हमें एरे का साइज़ को चेंज करना पड़ता है। अब एरे के साइज़ को जिस तरह हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था कि एक बार अगर हमने मेमोरी के अंदर एक एरे का साइज़ के साथ एरे को डिक्लेयर कर दिया है, स्टार्टिंग वैल्यू साइज़ की हमने जो इनिशियलाइज़ कराते वक्त अगर हमने यहाँ पर कोड के अंदर जब हमने सेट साइज़ का मेथड देखा था अपना, जो साइज़ यूज़र ने हमें भेजा था उसी साइज़ की हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज़ करवा दी है। जब मेमोरी में एक बार एरे बन गई है उस साइज़ की, तो उस साइज़ को हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। जिस टाइम एरे का बॉक्स बनता है साइज़ का, उस टाइम तो हम साइज़ उसको बता दिया है, लेकिन जो साइज़ हमने बता दिया वो साइज़ वैसा ही रहता है। अब उस साइज़ को जो यहाँ पर एक साइज़ की एरे बन गई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये अब इतनी ही रहेगी। तो अगर हमने एक न्यू एरे बनानी है, एक साइज़ उसका बढ़ाना है, तो हमें उसके लिए एक न्यू एरे बनानी पड़ेगी जिसका साइज़ इस वाली से ज़्यादा हो। एक न्यू एरे हमें चाहिए जिसका साइज़ इस वाले से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र को बोलेंगे कि आपकी जो है एरे फुल है, और वो बैक आ जाएगा उसके बाद दोबारा। तो उसके बाद एक ऑप्शन मौजूद हो कि आप एरे को रीसाइज़ कर सकते हैं। अब जब उसे रीसाइज़ करना है
तो रीसाइज जब करेगा तो उसका साइज़ इस वाली एरे से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो पहले ही फुल है एलिमेंट्स। तो हम एक न्यू एरे बनाएंगे, यूज़र को बोलेंगे कि अब रीसाइज करो। जब वो रीसाइज का ऑपरेशन हमारा चलाए तो क्या हो कि एक न्यू एरे बने जो जिसका साइज़ पहले से ज़्यादा हो। तो वहाँ पर हम एक चेक लगा सकते हैं कि हमारा जो यूज़र नया साइज़ एंटर कर रहा है एरे का, वो पहले साइज़ से ज़्यादा हो। सिंपल इफ़ कंडीशन हम कोडिंग में देखेंगे, हम लगा लेंगे कि पहली वाली एरे का साइज़ जो है उससे कम साइज़ वाली न्यू एरे ना हो, उससे ज़्यादा की ही हो। तो उसमें जितने भी वो इंडेक्सेस हमारे बनाएगा, अगर पहले का साइज़ 10 था, दूसरे का हम यूज़र को 12 रख पा सकते हैं, 10 रख सकता है, यूज़र इतना बताएगा हम वो रख देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि पहली वाली एरे के साइज़ से जो है ज़्यादा हो। अब हमने किया क्या कि एक नई एरे बनवा दी। कब? जब यूज़र ने बताया कि मैंने रीसाइज़ करना है अपनी एरे को। तो सिंपल हमने यहाँ पर इंडेक्सेस बनाए और एक न्यू एरे हमने उससे बनवा दी। जब न्यू एरे बन गई तो पिछला जो डाटा था हमने उसको भी महफूज रखना है, हमने उसको ज़ाया तो नहीं करना। तो हम करेंगे क्या कि पहली वाले एरे का जो डाटा हमारे पास जितना भी है उस सब को उठाकर हम नई एरे में फेंक देंगे। इसके इंडेक्स 0 का डाटा यहाँ पर, इसके इंडेक्स 0 में, इंडेक्स 1 का इसके इंडेक्स 1 में। इस तरह से सारी एरे का जो डाटा है हम सिंपल यहाँ से उस सब को शिफ्ट करवाते जाएंगे, कॉपी करवाते जाएंगे इस दूसरी एरे में। अब हमने देखा तो पहली एरे फुल थी और उसका सारा डाटा हमने नई एरे में रखा। जब नई एरे में हमने डाटा रख दिया है तो इसके सब इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पर जो डाटा आ गया है, जहाँ पर जितने हमारे इंडेक्सेस थे पहले स्टार्टिंग के, उन सब में कोई ना कोई डाटा महफूज हो गया है। लेकिन उस सारा डाटा ऐड करने के बाद भी हमारे पास लास्ट पे कुछ और इंडेक्सेस फ्री रह गए हैं। इसके अंदर हमारे पास नई एरे के अंदर स्पेस खाली है और इसके नई एरे के अंदर हम नया डाटा भी ऐड करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। पहला डाटा भी हमारा महफूज रहा, वो नई यहाँ पर कॉपी हो गया, और जो नया जो डाटा ऐड करने के लिए हमारे पास स्पेस भी जो है बच गई है। तो जब सारा का सारा डाटा इस न्यू एरे के अंदर हमारे पास आ गया है, एक नई एरे बन गई है जिसमें हमारे पास डाटा भी महफूज है और स्पेस भी है, तो हम पहली जो हमारी एरे थी जो पहले से बनी हुई थी यहाँ पर हमारे पास, हम उसको जो यहाँ से सिंपली डिलीट करवा सकते हैं, उसका जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो पहली एरे हमारी ख़त्म हो जाए तो हमारा जो यूज़र है वो सिर्फ उस नई एरे करे। ठीक है, सारा डाटा हम नई एरे में कॉपी करवाएंगे जिसका साइज़ पहले वाली एरे से बड़ा होगा। पहली एरे को हम ख़त्म कर देंगे और नई एरे जो है उसको हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे? हम यहाँ पर आएंगे अपने कोड में और पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन जो है बनाएंगे। वाइड रीसाइज। अब रीसाइज़ के अंदर हमारे पास यूज़र ने कोई साइज़ बताना होता है कि इतनी साइज़ की एरे बनाओ। तो उसके लिए हम सिंपल एक आर्गूमेंट रखेंगे जिसमें यूज़र से हम साइज़ पूछेंगे एरे का, क्योंकि सिर्फ साइज़ बताना है और कोई उसने वैल्यूज़ या कुछ भी नहीं बताना है। सिंपल हमने एक यहाँ पर साइज़ का एक इंटीजर का एक आर्गूमेंट बना लिया। नीचे अगर हम कोडिंग में आके इसकी कोडिंग को देखें तो उसको मैं सबसे लास्ट पर यहाँ पर कर रहा हूँ, वाइड रीसाइज। और इंटीजर यहाँ पर हम, क्योंकि साइज़ हमने बनाना है तो हम टेम्प साइज यहाँ पर हमने एक इंटीजर बना लिया टेम्प साइज़ के नाम से। एक नया यूज़र साइज़ बताएगा, टेम्प्रोरी साइज़ के नाम से हमने एक यहाँ पर आर्गूमेंट बना लिया है जिसमें यूज़र ने हमें पास करना है नया साइज़। अब हम करेंगे क्या कि पहले जब हमने साइज़ का सिंपल मेथड बनाया था सेट साइज़ का, तो हमने क्या किया था कि एक साइज़ यूज़र हमें पास करता था, उसने हमें वो साइज़ पास किया था, इंट एस हमने उसमें से यूज़र से लिया था, साइज़ के इक्वल किया था। साइज़ का अगर आप देखेंगे तो हमने क्लास के अंदर एक वेरिएबल डाटा मेंबर डिक्लेयर किया हुआ है, एक हमने लिस्ट का पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है जिसे हम एरे के साथ यूज़ करते थे। तो सिंपल हमने साइज़ के अंदर उस साइज़ की वैल्यू ली थी और जो हमने पॉइंटर बनाया हुआ था लिस्ट के नाम से उसके साथ हमने एक डायनामिक एरे डिक्लेयर करवा दी थी जिसका साइज़ हमने वो रखा था जो यूज़र ने हमें बताया था। आगे हमने क्या किया था, एक लूप चलाया था आई से लेके 0 से लेके आखिरी इंडेक्स तक और सब की वैल्यूज़ को 0 कर दिया था, गार्बेजेस वैल्यू सारी हमने हटा दी थी। इसी तरह रीसाइज़ के अंदर जब हम चलाएंगे अपना यहाँ पर अपना कोड हमने देखना है तो हम देख रहे हैं कि यूज़र ने एक इसी तरह से टेम्प साइज़ एक आर्गूमेंट जो हमें दिया है, एक वैल्यू पास की है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर एक नई एरे जो है पॉइंटर डायनामिक एरे, उसको हम डिक्लेयर करवाएंगे इंट स्टैटिक, इसका नाम भी हम टेम्प लिस्ट रख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू। अब हम जब इसका साइज़ को मेमोरी एलोकेट करनी है तो कितनी मेमोरी हम एलोकेट करेंगे? पहली बात तो ये कि हमारे इंटीजर टाइप की है तो डाटा हमने इंटीजर ही स्टोर करना है, इंटी रखेंगे। दूसरा जो साइज़ है, अब हम जितना साइज़ हमने रखना है वो हम रखेंगे टेम्प साइज़, जितना यूज़र ने नया साइज़ एंटर किया है, जो यूज़र ने नया साइज़ एंटर किया है उतने साइज़ की हम एरे बनाएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर कि इसका साइज़ जो होना चाहिए वो पहली वाली एरे से ज़्यादा होना चाहिए। अगर पहली वाली एरे साइज़ से कम है तो हम डाटा पुराना भी स्टोर नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि इसका इंडेक्सेस कम होंगे न्यू एरे के और अगली के ज़्यादा होंगे, तो उसमें तो डाटा पहला वाली पूरा नहीं आएगा, तो नया हम कैसे स्टोर करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम इससे पहले एक चेक लगा सकते हैं, इफ़ टेम्प साइज इज ग्रेटर देन साइज़, अगर ये जो पहला साइज़ हमारे पास था उससे ज़्यादा है तो ही इस कोडिंग को हम चलाएंगे। ये चीज़ कब चलाओ? जब पहला जो टेम्प साइज़ एंटर किया है वो ग्रेटर देन साइज़ है, अगर तो वो साइज़ से ग्रेटर है, ठीक है, तो ही ये कोड चलाओ, अगर नहीं तो सिंपल यहाँ पे एरर डिस्प्ले करवा दो, सी आउट न्यू साइज कैन नॉट बी लेस देन ओल्ड साइज़। सिंपल यहाँ पे बता दो कि जो नया साइज़ आप एंटर कर रहे हैं वो पहले वाले साइज़ से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो डाटा स्टोर करवाना है वो ज़्यादा है, तो इसलिए सिंपल एरर हम डिस्प्ले करवा दिया कि अगर टेम्प साइज़ जो है ग्रेटर देन साइज़ नहीं है तो एरर हमारा क्या आ जाएगा कि जो नया साइज़ है वो पहले वाले साइज़ से लेस नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने किया क्या ऊपर कि एक नई एरे बनवाई जिसका साइज़ हमने नए साइज़ के इक्वल रखा है, जो कि पहले वाले साइज़ से बड़ा है। जब हमने एक नई एरे बना ली है तो हम देखा था यहाँ पर कि हमने नई एरे में क्या कराना है, पिछली एरे का डाटा कॉपी करवाना है। तो कॉपी कैसे हम करवाएंगे? हम सिंपल यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज। हमने कराना क्या था? पिछली पूरी एरे का डाटा उठाकर नई में रखना था। तो पिछली एरे का जो साइज़ हमें पता है उसके जो इंडेक्सेस टोटल हैं वो साइज़ से लेस ही हैं, क्योंकि अगर साइज़ पहले का 10 था तो इंडेक्सेस 0 से 9 तक होंगे, तो इसलिए हमने जो लूप चलाया वो 0 से 9 तक चलाया। नीचे हम कोड में क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल कंडीशन लगाई कि जैसे साइज़ तक और आई की वैल्यू प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने नई एरे बनाई है उसका नाम हमने रखा है टेम्प लिस्ट, इसके इंडेक्स आई के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही है तो पहला इंडेक्स 0 ही होगा, करते करते साइज तक उसने जाना है, इज इक्वल टू पुरानी जो हमारे पास एरे थी इसका नाम हमने लिस्ट रखा हुआ था उसके इंडेक्स आई की वैल्यू को इक्वल करते जो पुरानी वैल्यू पुरानी एरे का इंडेक्स 0 है उसका डाटा उठा के नई के इंडेक्स 0 में रख दो, उसका जो इंडेक्स 1 है उसका इसके इंडेक्स 1 में रख दो, करते करते जब तक उसका लास्ट इंडेक्स नहीं आता, क्योंकि उसका जो इंडेक्स लास्ट है वो लेस देन साइज तक होगा। उसका साइज़ जो था हमारे पास उसमें जो अगर 10 था तो इंडेक्सेस 9 तक होंगे। तो पहली पूरी एरे को ये लूप तब तक चलेगा जब तक पहली एरे एंड नहीं होती, और क्या करेगा उसका सारा डाटा उठाकर इसमें कॉपी कराता जाएगा। वही काम जो हमने यहाँ पर किया है, 0 1 2 3 सबका डाटा कॉपी करेगा, और जब तक इसका लास्ट इंडेक्स नहीं आता तब तक ये चलेगा, और सारा डाटा वो नई एरे में कॉपी कर देगा। जब उसने सारा डाटा यहाँ नई एरे में कॉपी कर दिया तो हमारे पास अब डाटा जो है महफूज है। अब हम पिछली एरे को जो है ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम साथ क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने एक एरे बनाई थी नई, अब आप ये देख रहे हैं कि ये एरे भी पॉइंटेड टाइप से हमने बनाई है, डायनामिक एरे है। जो स्टार्टिंग में हमने अपनी पहली एरे बनाई थी वो भी डायनामिक टाइप की थी। तो हम करेंगे क्या, ऊपर डाटा मेंबर जो क्लास का था
यहाँ पर क्लास के अंदर हमारे पास एक साइज़ था और एक यहाँ पर जो डायनामिक एरे के लिए हमने बनाया था पॉइंटर, वो लिस्ट थी। नीचे हमने एक नई लिस्ट बनाई है, एक नई टेम्परेरी लिस्ट, वो भी यहाँ पे पॉइंटर टाइप की है। और साइज़ का हमने नया वेरिएबल जो बनाया है नए साइज़ के लिए, वो टेम्प साइज़ है। लूप ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि साइज़ इज़ इक्वल टू टेम्प साइज़। जो हमारी पहली एरे थी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे, उसका साइज़ हमने स्टोर किया हुआ था सिंपल साइज़ के वेरिएबल में। नई एरे का साइज़ हमने स्टोर किया है टेम्प साइज़ में। तो हम इन दोनों की वैल्यू आपस में जो साइज़ को नई वैल्यू दे देंगे, क्योंकि हमने क्लास का डाटा मेंबर साइज़ है तो हमने हिसाब तो उसमें रखना है कि कितना साइज़ हम अब यूज़ कर रहे हैं। तो टेम्प साइज़ को हमने इक्वल कर दिया साइज़ के, ताकि साइज़ में नया साइज़ जो है स्टोर हो जाए। जो अब हम जितना साइज़ अब एरे का वही इसमें स्टोर हो, हम क्लास के अंदर उसी को यूज़ करें। वो हमने यूज़ कर लिया। तो अब क्लास का डाटा मेंबर सिंपल लिस्ट थी, ठीक है। जो नॉर्मल लिस्ट हम यूज़ कर रहे थे पूरे कोड के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमने यूज़ किया अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर लिस्ट का वेरिएबल यूज़ किया है, लिस्ट के साथ एरे को यूज़ किया है। तो एक मेथड में अगर हमने यहाँ पे टेम्प लिस्ट बना दी है कि नहीं, तो अब हम पूरे कोड में तो जाकर चेंजिंग नहीं करेंगे। तो पूरे कोड के अंदर अब जहाँ जहाँ लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे हम टेम्प लिस्ट को यूज़ करें, हम नहीं कर सकते क्योंकि क्लास का जो डाटा मेंबर है वो लिस्ट के नाम से है। तो हम क्या करेंगे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे इस लिस्ट से पहले को, कि हम दो पॉइंटर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। दो पॉइंटर जब आपस में इक्वल होते हैं तो वो सेम जगह पे सेम एड्रेस पे पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। उनको हम आपस में इक्वल करा सकते हैं, उनकी जो आगे वैल्यूज़ होंगी वो भी सेम हो जाएंगी। जब लिस्ट भी जो है वो एक पॉइंटर है, टेम्प लिस्ट भी एक पॉइंटर है, तो हम उन्हें आपस में इक्वल करवा सकते हैं। तो हम लिस्ट को किसके इक्वल करवा देंगे, टेम्प लिस्ट के, कि लिस्ट भी वहीं पे पॉइंट करवाना शुरू कर दे जहाँ पे टेम्प लिस्ट पॉइंट कर रही है। पहला जो लिस्ट में सारा डाटा था वो सारा हमने उठा के टेम्प लिस्ट में कॉपी करवा लिया है, तो अब हम लिस्ट जो है वो सेम जगह पे पॉइंट करवाए जहाँ पे टेम्प लिस्ट करवा रही है। उसका जो पहला सारा डाटा था, जो पहली जहाँ पर वो पॉइंट कर रहे थे एरे, हम उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया। हमने सिंपल क्या कर दिया कि लिस्ट भी उसी जगह पे पॉइंट करे जहाँ पे हमारी टेम्प लिस्ट पॉइंट कर रही है। अब होगा क्या कि पहली लिस्ट यहाँ पे पॉइंट कर रही थी इस जगह पर, वो टेम्प लिस्ट हमारी यहाँ पे पॉइंट कर रही थी इस जगह पर। लेकिन जब हमने आपस में इनको इक्वल किया है तो हमारी लिस्ट यहाँ से पॉइंट करना ख़त्म करके इसी जगह पर पॉइंट करना शुरू कर देगी जहाँ पर टेम्प लिस्ट पॉइंट कर रही है। जो पहली एरे है वो हमारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। हमने दोनों को एक ही जगह पर पॉइंट करवा दिया। तो अब जब लिस्ट भी यहीं पर पॉइंट करवा रही है तो अब जितनी बार भी हम लिस्ट को कॉल करेंगे तो वो इसी एरे को एक्सेस करेगी। जो न्यू वाली एरे है, पहली एरे जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब लिस्ट इस तरह हम देखते हैं कि हम एक एड्रेस पे पॉइंट करवा रहे हैं। तो जब हम लिस्ट को यहाँ पर पॉइंट करवा दिए तो उसने स्टार्टिंग जब भी करनी है अपनी तो उस नई एरे से करेगी। वो यहीं पर पॉइंट कर रही है, वो इसी को एक्सेस करेगी। अब कोड में जहाँ जहाँ पर लिस्ट का काम चलेगा वहाँ पर वो नई ही एरे को एक्सेस करेगा। अब जब सारा डाटा नई लिस्ट में कॉपी हो गया है, साइज़ हमने अपडेट कर दिया है यहाँ पर कि नया साइज़ के इक्वल उसको हमने कर दिया, और लिस्ट को भी हमने नई जगह पर पॉइंट करा दिया कि अब यहाँ पर पॉइंट करो। तो हमारे पास जो पहली टेम्प लिस्ट थी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो हमें पता है कि डिलीट का एक यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड होता है डिलीट। जिस तरह हम न्यू का ऑपरेटर हमने यहाँ पे चलाया हुआ है, न्यू से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, डिलीट के मेथड से हम सिंपल वहाँ पे मेमोरी को ख़त्म करते हैं। लिस्ट और टेम्प लिस्ट दोनों यहाँ पर पॉइंट करा रही हैं इस जगह पर। तो एक स्टेप में यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है कि जब लिस्ट हमारी पहले, जब हमने ये स्टेप नहीं था किया, ये वाला स्टेप अभी हमने नहीं किया, अगर अभी हमने सिर्फ साइज़ को अपडेट किया था और लिस्ट को टेम्प लिस्ट के इक्वल नहीं किया। अभी जो हमारी पहली लिस्ट है वो अपनी जगह पे पॉइंट करवा रही है, यहीं पर अभी पॉइंट करा रही है, और टेम्प लिस्ट नई जगह पे पॉइंट करा रही है। तो हमने इस एरे को डिलीट करना है, पहली एरे को हमने ख़त्म करना है ताकि ये मेमोरी में से ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डिलीट का मेथड हम यूज़ करते होते हैं मेमोरी को डिसएलोकेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
डिलीट का मेथड हमने यहाँ पे चलाया। और डिलीट के लिए क्योंकि हम एरे को डिलीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसका सेंटेक्स सही है कि हम यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनका यूज़ करेंगे। आगे जिस चीज़ को हमें डिलीट करना है, जिसकी मेमोरी ख़त्म करनी है, हम उसका नाम लिखते होते हैं। तो क्योंकि हमने पहली जो एरे जो यहाँ पे चल रही है उसको ख़त्म करना है, जो पहले एरे थी हमारे पास मेमोरी में से ख़त्म करना है, तो हम आगे उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे लिस्ट। क्या करो कि डिलीट को जो हमने मेमोरी दी थी, लिस्ट को हमने जो मेमोरी दी थी उसको डिलीट कर दो। तो जब वो डिलीट हो जाएगी तो ये पहली एरे हमारे पास ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। मेमोरी में से इसकी मेमोरी जितनी भी इसको एलोकेट की गई थी वो ख़त्म होगी। तो हमारा जो डाटा था वो नेक्स्ट में कॉपी हो चुका है और पहले ही सारी एरे जो है वो ख़त्म हो गई है, उसको हमने यहाँ मेमोरी में से डिलीट कर दिया है। जब लिस्ट अब जहाँ पे पॉइंट कर रही है वहाँ पे आगे कोई मेमोरी नहीं है, वो ख़त्म हो गया, उसके पास कोई मेमोरी नहीं, कोई डाटा नहीं है। तो अब हम जो है लिस्ट को नेक्स्ट जगह पे पॉइंट करवाएंगे। पहले लिस्ट जब पहले जगह जहाँ पे पॉइंट कर रही थी हमने उसको ख़त्म कर दिया, और इसलिए अब हम जो है यहाँ पर लिस्ट को नई जगह पे पॉइंट कराएंगे। अब हम ये स्टेप करेंगे जो पहले हमने किया था। लिस्ट इज़ इक्वल टू टेम्प लिस्ट। ठीक है, पहले लिस्ट के डाटा हमने डिलीट कर दिया जो सारी मेमोरी उसको दी हुई थी, और लिस्ट को नई जगह पे पॉइंट करा दिया टेम्प लिस्ट की जगह पे। अब हमारी जो लिस्ट है वो भी यहीं पे पॉइंट करा रही है और टेम्प लिस्ट भी यहीं पे पॉइंट करवा रही है। तो जहाँ जहाँ लिस्ट चलेगी वो नई एरे को ही देखेगी, वो पुरानी एरे को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो अब मेमोरी के अंदर सिर्फ हमारे पास ये नई लिस्ट बच जाती है जो यहाँ पर चल रही है। अब इसके अंदर हमारे पास एंड पे जगह भी खाली पड़ी हुई है और पहला डाटा भी सारा महफूज है। तो इस तरह से हमने अपनी ये जो एरे है उसको रीसाइज कर लिया और अब नए डाटा के लिए हमने जगह बना ली है। बस यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे मैंने भी थोड़े स्टेप्स को गलत किया था, तो उनको ठीक करते हुए किसी को समझ ना आई हो तो। इस रीसाइज को कॉल करने के बाद जब हम जो भी फंक्शन चलाएंगे तो वो न्यू वाली एरे में चलेगा। जी, वो न्यू एरे में चलेगा क्योंकि हमने हर जगह पर लिस्ट को यूज़ किया हुआ है जो भी हम मेथड चलाते हैं, और अब हमने लिस्ट को वहीं पर पॉइंट करा दी है जहाँ पर टेम्प लिस्ट पॉइंट कर रही थी। और साइज़ भी क्योंकि हम हर जगह साइज़ के साथ चेक लगाया हुआ था तो साइज़ की वैल्यू भी हमने अपडेट कर दी है। तो जो भी हम मेथड चलाएंगे वो अपनी जगह तो लिस्ट को ही चलाएगा, लेकिन क्योंकि लिस्ट ही अब नई जगह पर पॉइंट कर रही है, लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो सारा नया है, तो इसलिए नई एरे को ही एक्सेस करेगा। ठीक है। रीसाइज के अंदर, रिमूव के अंदर, इंसर्ट के अंदर किसी कोई क्वेश्चन हो तो। क्योंकि लिस्ट का टॉपिक हमारा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है एरे के साथ, तो यहाँ पर किसी कोई क्वेश्चन है, किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है इसमें से। जैसे हम स्टैक को पूरा क्लियर कर देते हैं तो हम एरे को भी पूरा क्लियर कर सकते हैं। हाँ, हम एरे को क्लियर कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि अगर हम एक अलग से मेथड बनाना चाहें, फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक मेथड बना दें कि void क्लियर लिस्ट के नाम से हमने एक मेथड बना दिया। तो क्योंकि आर्गुमेंट तो हमने इसमें पास नहीं करना है, सिंपल हमने एक एरे को क्लियर करना है, लिस्ट जो है उसको ख़त्म करना है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर नीचे आएंगे, void लिस्ट क्लियर लिस्ट। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने ऊपर देखा है कि हम जब एरे को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी मेमोरी को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन हमने यूज़ किया था कि डिलीट लिस्ट को। तो जब हम एक पूरी एरे को क्लियर कर रहे हैं तो हमें उसका जो है साइज़ भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक एरे को जब क्लियर कर दिया तो उसका जो साइज़ की डिटेल्स थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए, उसका जो हमने काउंट जितनी वैल्यूज रखी थी सब ख़त्म हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे साइज़ की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ताकि साइज़ हमने ख़त्म कर दिया। जो पहले साइज़ था उसको जिस तरह स्टार्टिंग वैल्यू साइज़ की 0 थी, इस तरह हमने स्टार्टिंग वैल्यू ही इसको दोबारा दे दी है। काउंट की वैल्यू भी हमने 0 कर दी है कि अब उसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि
डिलीट, वही इस तरह क्योंकि हम एक एरे को ख़त्म कर रहे हैं तो उसकी मेमोरी को हमने एलोकेशन जो करनी थी, डिलीट करके आगे हमने लिखा ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स के हम जो मेमोरी कितनी डिलीट करना चाह रहे हैं, एक एरे जितनी मेमोरी, और आगे जो हम नाम था अपनी एरे का, यहाँ पे कीबोर्ड का इशू कर रहा है, लिस्ट क्या हमने सिंपल यहाँ पे लिखा और आगे सेमीकोलन, कि जो मेमोरी हमने लिस्ट को दी हुई है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। डिलीट का ऑपरेटर हमने यूज़ किया कि लिस्ट को इतनी हमें मेमोरी हमें दी थी वो ख़त्म कर दो, और लिस्ट को किसके इक्वल कर दो, क्योंकि लिस्ट अब जो हमारी ख़त्म हो गया, उसका मेमोरी एलोकेशन ख़त्म हो गया, तो वो पॉइंट कहाँ पे करे, उसको नल की जगह पॉइंट करवा दो या उसको ज़ीरो पे पॉइंट करवा दो, सिंपल। क्योंकि ये हमारी जो थी लिस्ट एक पॉइंटर था, उसको हम नल के अगर इक्वल करवा देते हैं तो मतलब अब ये कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर रहा। इस तरह से हम लिस्ट का जो मेमोरी भी ख़त्म कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन जितनी मेमोरी हमने से दी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और एक ब्लैंक स्पेस हमारे पास मेमोरी में आ जाएगी, और लिस्ट हमारी है एक नल जगह पे पॉइंट करेगी जहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे पॉइंट कर रही है जहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से हम उसको क्लियर कर सकते हैं, और साथ हम साइज़ और काउंट को भी ज़ीरो कर देंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि साइज़ हमारा जो है ही नहीं, कोई साइज़ नहीं, कोई काउंट, कुछ भी नहीं है हमारा। इस तरह से हम लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। जहाँ पे अगर हम ऐड के बाद हम ये रिसाइज को इन मेन में कॉल कर देते हैं, उसके बाद से फिर न्यू में मेमोरी में जो न्यू इंडेक्स है उसमें सारे ऑपरेशंस होंगे। जी, तो उसी में होंगे। इन मेथड्स को हमने बनाया है लेकिन अभी कॉल नहीं किया, तो उनको कॉल करके चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि सही तरह से समझ जो है आ जाए। तो यहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं कि हम जो मेन पहले बनाया था उसके अंदर सिंपल ही हमने सिंपल सादा सब कुछ सामने एक साथ बनाया हुआ है कि हम अपनी मर्ज़ी से मेथड कॉल करवा रहे हैं। लेकिन मेन्यू अगर आप बनाएंगे, जब प्रॉपर कोड करेंगे इसका, तो मेन्यू अगर आप उसमें बनाना है तो स्विच या इफ़ की कंडीशन, इफ़ एल्स की कंडीशन के साथ आप बना सकते हैं। मेन्यू में सिंपल पहले सी आउट आप कराएंगे कि फ़लाँ फ़लाँ ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर मैं इस कोड में पहले आपको दिखा दूँ तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन्यू का एक मेथड बनाकर आप इस तरह से बता सकते हैं सी आउट के स्टेटमेंट्स के साथ कि आपके पास पहला ऑप्शन सेट साइज़ का है, दूसरा ऐड डाटा का, डिलीट का, रिव्यू का। इस तरह से आप बता देंगे यूज़र को कि आपके पास यही ऑपरेशंस हैं, और सिंपल उसके बाद आप एक इंट वेरिएबल में उससे सीन करवा लेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है। अब जिसका वो नंबर सेलेक्ट करेगा, आगे आप इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं या लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं कि जो उसने ऑपरेशन कॉल किया, जो नंबर उसने दिया है उसके ऊपर जो ऑपरेशन आपने बताया हुआ है उसके फंक्शन को आप कॉल कर दें। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने वही आगे किया हुआ है कि जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है इंटीजर के अंदर, उसी के अंदर मैंने यहाँ पर अगर केस 1 है कि अगर उसने 1 एंटर किया था तो उसमें सेट साइज़ का मेथड है, तो यहाँ पर सेट साइज़ को सेट करने वाले ऑपरेशन भी चले जाओ। दूसरे में अगर नंबर 2 पे मैंने रखा था ऐड का, तो यहाँ पर आकर ऐड के मेथड को कॉल कर दो कि ऐड का जो ऑपरेशन है उसके अंदर जो भी आपने कॉल करनी है, चीज़ें करनी है, स्टेटमेंट्स लगानी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब कोड आप चलाएंगे प्रॉपर, तो आप इसी तरह से चलाएंगे कि एक मेन्यू बनाकर स्विच या इफ एल्स लगाकर आप उसको यूज़र को ऑप्शन देंगे कि आपने जो ऑप्शन चलाना है वो चला दो। यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह हम अभी मेन में कर रहे हैं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब भी अगर आप अपना मेन देखें जो हमने पहले इस अपने कोड में बनाया था, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया था पहली लिस्ट का और यूज़र से साइज़ एंटर करवाया था। तो इसके आगे का हम कोड लिखते हैं। अब जो साइज़ हमने सेट कर दिया है, तो पहले हमने एक ऐड का मेथड कॉल करके उसको 10 वैल्यू वैसे ही दे देते हैं, और दोबारा से ऐड का मेथड कॉल करके 20। बस अगर इसका साइज़ ही हम 2 जो है 2 रखेंगे और उसमें 2 वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं अपना रीसाइज का मेथड। अब रीसाइज में हमने कोई ना कोई साइज़ भी बताना है, तो नया साइज़ हम उसका अब 5 रखेंगे, जो भी हमने उसको साइज़ देना है। और फिर से एक बार दोबारा से उसमें li डॉट ऐड करेंगे। तो ऐड के अंदर अब हम यहाँ पे 30 ऐड करते हैं। तो देखते हैं उसके बाद ट्रैवर्सल करके
एक बार पहले ट्रेवर्सल यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कि जब हमने पहले 2 बार चलाया है अपना ऐड का मेथड, उसके बाद हमने रीसाइज चला रहे हैं कि अब नया साइज़ जो है 5 कर दो। उसके बाद दोबारा से एक बार एल आई डॉट ट्रेवर्सल हमने मेथड कॉल किया। तो अब देखते हैं कि वो कोड चलाता है या नहीं चलाता। यहाँ पर पहला इनिशियल साइज़ हम एरे का वो पूछ रहा है, तो इसको हम 2 ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इनिशियल साइज़ 2 था, लिस्ट कॉल उसके बाद हमने जो किया, एक बार 10 ऐड किया और एक बार 20 ऐड किए, ठीक है, वो तो हमारे ऐड हो गए। ऐड होने के बाद हमने एक रीसाइज का मेथड कॉल किया था और नया साइज़ हमने रखा था 5। उसके बाद हमने ऐड एक बार दोबारा कॉल किया था जिसमें हमने 30 ऐड किया। ट्रेवर्सल में पहले हमारा 10 और 20 आया है, अगली बार रीसाइज कॉल हुआ, साइज़ 5 हुआ और 30 फिर ऐड हुआ है। अब 30, 20 और 10 तो हमारे पास आ गए हैं। आगे भी अगर आप देखें तो वो 2 एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा है, साइज़ वो 5 ही बता रहा है, लेकिन वो साथ गार्बेज वैल्यू दे रहा है। इसने एक वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू कोई गार्बेज वैल्यू दी है और नेक्स्ट की वैल्यू उसने 0 दी है। तो अब ये हुआ क्यों है? साइज़ तो हमारा 5 हो गया है, वो तो हमारे 5 ही एलिमेंट्स वो बता रहे हैं, और एलिमेंट्स जिस तरह हमने ऐड किए थे 30 हमने ऐड किया था, तो वैसे ही हुआ है, हमारा 10 आगे शिफ्ट हो गया, 20 आगे शिफ्ट हो गया और नया मैथड 30 आ गया नई एरे के अंदर। लेकिन गार्बेज वैल्यू जो है उसने एक दी है। अब ये गार्बेज वैल्यू उसने क्यों दी है? जब हमने पहले अपना साइज़ का मैथड बनाया था तो हम देख रहे थे कि जब पहले स्टार्टिंग में हमने एरे बनाई है तो हमने सारे की सारी वैल्यूज़ जो है उसकी स्टार्टिंग के ऊपर ही 0 कर दी थी ताकि कोई गार्बेज उसमें ना बचे, कोई गार्बेज वैल्यू ना बचे। लेकिन जब हमने नीचे नई एरे अपनी बनाई है रीसाइज़ के साथ यहाँ पर, तो हमने एरे बनाई है और सेल पहले ही उसमें डाटा उठाकर नया फेंक दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी नई एरे बनी थी एक दूसरे नंबर पे जो है, और हमने किया क्या था कि उसके इन इंडेक्स तक यहाँ तक हमने पुराना सारा डाटा फेंक दिया था। तो पहला सारा डाटा जो है यहाँ पर तो आ गया, लेकिन जो अगले इंडेक्सेस हैं उनमें अभी भी कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, उनको हम जो है 0 नहीं किया है। तो हम एक काम यहाँ पर और जो छोटा सा कर सकते हैं अपने कोड के अंदर रीसाइज़ के, किस चीज़ के लिए? इसलिए कि हमारी गार्बेज वैल्यू ख़त्म हो जाए। जहाँ पे हमारा पहला लूप ख़त्म हो रहा है, पहला कौन सा लूप है जिसमें हम सारी वैल्यूज़ पिछली एरे की उठा के नई में कॉपी करवा रहे हैं, उस लूप के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हम एक लूप और चला दें, इंट आई इज़ इक्वल टू साइज़। हम उसको साइज़ के इक्वल करें कि जो भी साइज़ है, क्योंकि पहला जो लूप हमारा चल रहा है वो लेस देन साइज़ तक चल रहा है। यहाँ तक पहला लूप चल रहा है लेस देन साइज़। अगर इसका पहले का साइज़ 10 था तो लूप हमारा कहाँ तक चल रहा है? 9 तक। ये हमारा आखिरी इंडेक्स फिर 9 होगा, तो 9 तक तो वो चल रहा है। उसने 9 तक की सारी वैल्यूज़ पिछली एरे की उठा के नई एरे में कॉपी की है, लेकिन इस नई एरे के आगे जो इंडेक्सेस खाली हैं इनमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसको अगर हम ख़त्म करना चाहें तो हम एक लूप चला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 10 से। जब 10 से स्टार्ट होगा तो 9 तक तो डाटा आ गया था 9 इंडेक्स तक, तो इसका नेक्स्ट इंडेक्स इसका 10 हुआ, तो इस 10 से हमने लूप स्टार्ट करना है और चलाना कहाँ तक है? इसके एंड तक। तो यहाँ पर इक्वल टू साइज़ हमने करके आई लेस देन टेम्प साइज़, जो यूज़र ने नया साइज़ एंटर किया था, अब वो यूज़र ने शायद 20 एंटर किया हो या 30 एंटर किया हो, तो नया साइज़ अगर 30 है तो इंडेक्सेस 29 तक होंगे, अगर 20 है तो 19 तक होंगे। तो लेस देन साइज़ तक हमने यहाँ पे चला दिया और आई की वैल्यू प्लस प्लस। ये हम सेम काम वही कर रहे हैं जो हमने ऊपर किया था अपने साइज़ के मेथड के अंदर गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो नई एरे है उसके बाकी रिमेनिंग इंडेक्सेस है, पहले स्टार्टिंग सारे इंडेक्सेस में हमने पुरानी एरे का डाटा कॉपी करवा दिया था, और जो इंडेक्सेस आगे बाकी रह गया जिनमें गार्बेज वैल्यू आ रही है उनके लिए अब हम ये काम कर रहे हैं कि उनकी सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है क्लास, यहाँ पर ये पॉइंट एक्स्ट्रा में ऐड कर रहा हूँ, पहले मैंने अपने कोड भी शायद ऐड नहीं किया हुआ, ये कि पहले सारे वैल्यू इंडेक्सेस की वैल्यू थी उनमें वही डाटा आ गया जो पहली एरे में पड़ा हुआ था, और जिससे आगे क्या इंडेक्सेस है जो खाली थे जिनको हमें नहीं था छड़ा, जिनमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, उन सब की वैल्यूज़ में गार्बेज ख़त्म करने के लिए गार्बेज वैल्यू को सब की वैल्यू को हम 0 करवा देंगे। तो होगा क्या कि जो हमारी नई एरे है उसकी भी अंदर से गार्बेज वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस कोड को दोबारा से हम रन करते हैं, देखते हैं जो पहले अब
उसने गार्बेज वैल्यू प्रिंट कराई थी, अब वो कराता है कि नहीं करवाता। पहला साइज़ वैसे ही हम 2 रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जिस तरह हमने किया था कि साइज़ 2 रखा था और उसमें 10 और 20 ऐड कर दिया था, वो तो हमारे ऐड हो गए थे। दोबारा जब हमने रीसाइज़ किया तो उसका साइज़ हमने 5 कर दिया। फिर एक नया एलिमेंट 30 ऐड किया तो वैसे ही ऐड भी हुआ। और लास्ट के जो 2 इंडेक्सेस खाली हैं उनमें अब गार्बेज वैल्यू के बजाय वो 0 प्रिंट कर रहे हैं, ताकि जो कोई भी गार्बेज वैल्यू है वो ना आए। ठीक है क्लास? जी क्लियर है। ठीक। ये कोड जो है ये मैं सेंड कर दूंगा, जैसे भी रोज़ सेंड करता हूँ, और वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो लिस्ट का जो टॉपिक है ये हमारा आज ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अभी क्लास को ज्वाइन भी नहीं किया है। इन 3-4 दिनों में जो क्लासेस हुई हैं, 2 या 3 स्टूडेंट्स ही रहे हैं, उनमें भी कोई स्टूडेंट खास नहीं आया। जो वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कि 2 या 3 लोगों से ज़्यादा उन्होंने देखा नहीं है, वो भी ऑन करके वीडियो फिर बंद कर दी है। तो इस तरह क्लास का जो है ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं है। तो कोशिश करें कि ज्वाइन करें क्लास को, या फिर वीडियो से आप लेक्चर ले लें। तो अब ये जो लिस्ट का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, इसके अंदर हमने बाकी सारे मेथड देख लिए हैं। अगर नहीं बनाया तो हमने एक मेन्यू नहीं बनाया, वो मेन्यू आप खुद बनाएंगे। और कल की क्लास में, क्योंकि बाकी सारे मेथड हमने देख लिए हैं, इनकी प्रैक्टिस भी आपने खुद कर ली है, तो जो स्टूडेंट्स भी कल ज्वाइन करें कोशिश करें कि आपने ये खुद से एक मेन्यू बनाया हुआ हो और ये सारे कोड उसमें किए हुए हों। तो इन कोड की कल जितने स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे, एक बार प्रेजेंटेशन एक बार छोटी सी करेंगे अपनी मेन्यू बनाकर, डायरेक्ट मेन मेन्यू के अंदर जो मेन फंक्शन में चलाते हैं वैसे नहीं, मेन्यू बना हुआ हो आपका, और उस कोड को आप चला कर दिखाएंगे। ठीक है क्लास? जी ठीक है। ठीक है। ठीक। और जो जिन्होंने वीडियो वगैरह नहीं देखी या लेक्चर अटेंड नहीं किया, उनको बोलना कि वो भी ज़रूर कर लें, वीडियो अपलोड है वहाँ से देख लें। वो तो जिस जब भी टाइम मिले वो वहाँ से देख सकते हैं। तो क्लास में जो भी कल ज्वाइन करेंगे वो एक बार यहाँ पे प्रेजेंटेशन उसकी करेंगे। उसके बाद हम लिंक लिस्ट पे जाएंगे, और लिंक लिस्ट और लिस्ट अगर हमारा हो जाता है तो बाकी के टॉपिक्स हमारे जो आगे के हैं, स्टैक और क्यू वगैरह हमारे इतने भी, वो आसानी से हो जाएंगे, उनमें हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिन अभी थोड़ी ही है, तो आगे हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे लेक्चर्स को। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं क्लास को।